नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है, रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर रूबी डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है किसी नामवर मुनफरिद हस्ती के साथ और गुफ्तगू होती है अहले फ़हम व ज़का से ऐसे मौज़ूआत पर जिनका रास्त ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से, मामलात से, तालीमात से, जो कहें आप, लेकिन उनका ताल्लुक़ होता है हमारे शहर से, बिलखुसूस हमारे शहर के साथ साथ हमारे अपने मुल्क, हमारे अपनी मिल्लत, हमारी अपनी ज़बान, हमारी अपनी तालीम, ऐसी बातों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपने देखा है इससे पहले भी कि मुख्तलिफ़ लोग हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी जो है आरा से हमें सरफराज फरमाया, हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी खिदमत के बारे में अगर मैं कहूँ, तारीफ़ करने जाऊँ तो यूँ समझिए कि एक समंदर को कूज़े में समोने जैसी जो है बात होगी, क्योंकि उनकी खिदमत का सही तौर पर अहाता नहीं किया जा सकता। उनकी खिदमत जो हैं तालीमी मैदान से बिलखुसूस जुड़ी हुई हैं और तालीमी मैदान में खिदमत छोटी सी छोटी भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रखती है और इनकी खिदमत तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि कई साल के अरसे पर मुहित है और जो है कई अशख़ास को फ़ायदा पहुँचाने पर मुहित है। तो उन कई अशख़ास की तादाद जो है अब जाके सौों से हज़ारों में पहुँचती है। मेरी मुराद है आज की इस महफ़िल के में तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान के ताल्लुक़ से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरी मुराद है जनाब ग़ियासुद्दीन बाबू खान साहब, जिनका ताल्लुक़ है हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट से, जिनका ताल्लुक़ है फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट से और जो उसके बानियान में से हैं और जो उस पर इस वक्त उसके रूह रवां हैं। अपनी नासाज़ी सेहत के बावजूद वो मुसलसिल कौम की खिदमत के मामले में, कौम की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के मामले में जुटे हुए हैं। ये और बात है कि उनको बहुत से लोगों का साथ मिला हुआ है, बहुत से कार्य खैर करने वाले लोगों का साथ मिला हुआ है, जिसमें से कई लोग अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, लेकिन हमें पता है कि वो किस तुदही के साथ जो है जुड़े हुए हैं सारे कौज से। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब ग़ियासुद्दीन बाबू खान साहब से। ग़ियासुद्दीन साहब, आपका खैर मक़दम है रूबी डीजी केबल की ख़ास पेशकश गोशे गयूर में। खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। मैं यूजुअली टीवी के इंटरव्यूज़ नहीं देता, मगर गयूर भाई आपके ताल्लुक़ात की वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। इंशाल्लाह आप जो भी चाह रहे हैं मेरे से जानना जी वो पूरी बताने की कोशिश करूँ। ग़ियास भाई, आपके कारहाय नुमाया से आपकी कारकर्दगी से मैं तो काफ़ी हद तक वाकिफ़ भी हूँ। मैं तो जो है कैंप फॉलोअर्स में हूँ आपका। जब मुझे मौका मिला मैं ख़ुद भी जो है कोशिश में रहा कि आपके पीछे पीछे रहूँ, कुछ मुझसे हो सका तो मैं जो है करूँ छोटी सी अदना खिदमत। लेकिन आज तो हमारा ख़ास मकसद है कि शहरियान हैदराबाद को वाकिफ़ कराया जाए कि किस कदर आला और उम्दा काम हो रहा है, किस कदर मुनज़्ज़म पैमाने पर और कितने बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है। तो ग़ियास भाई, आपके हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से आप क्या कहते हैं से विस्तार से, बड़ी तफसील से ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या है आपके अग़राज़ व मक़ासिद, क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि हमारी ज़कात तो बरसों से 50 बरस से हम बराबर हिसाब किताब करके जी फैमिली की ज़कात निकाला करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोशिश ये करते थे कि वो तालीम के लिए ही पहुँचे या कोई बीमार है तो उसकी इमदाद के लिए पहुँचे जी। मगर इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता था। कोई आया जी हमारे ऑफिस को मांगने के लिए तो थोड़ा बहुत सा उससे बात करके जजमेंट करके जी उनको जो देने का है वो दे देते थे जी। हम रियलाइज़ करें कि ये तरीक़ा सही नहीं है जी। वो मुस्तहिक़ है, मांगने वाला नहीं है, उसकी बात पे चले जा रहे हैं जी। तो वो महसूस करते हुए हम ये डिसाइड करें कि नहीं, ज़कात सेंट्रलाइज होना चाहिए, इसका एक ट्रस्ट बनना चाहिए जी और सेंट्रलाइज तरीके से जमा करके तालीम पे ख़र्च करना। शुरू से ये मंशा था कि ये तालीम पे मुसलमानों की ख़र्च किया जाए जी जी। तो माशाल्लाह से 1993 जी में हम हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए। 5-6 ट्रस्टीज़ थे उसमें। 20 साल हो गए माशाल्लाह। 20 साल पूरे हो गए हैं जी। इसमें हमारे भाई साहब भी शरीक थे, बशीरुद्दीन बाबू खान साहब और अलीम खान साहब
जी, चार भाई वीडी वाले अलीम खान साहब भी थे जी। तो शुरू तो हुआ फर्स्ट ईयर में जी। सेंट्रलाइज तो ज़कात सिर्फ ये 5 ट्रस्टीज़ की हो सकी जी जी। तो पहले साल में हम 11 लाख रुपए से इसका काम शुरू किए। फर्स्ट 20 साल पहले 11 लाख अच्छी रकम आज महसूस करता हूँ कि नहीं, ये रकम उस ज़माने के लिहाज से अच्छी थी जी। मगर उसके बाद काम बढ़ता गया जी। 4-5 साल तक तो कोई ख़ास पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आए जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए। मैं समझता तो 5 साल के बाद एक साल में उस ज़माने में 1,65,000 रुपये पब्लिक से फर्स्ट टाइम आए तो हम बहुत खुश हो गए। अच्छा, कि पब्लिक भी ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये इसमें कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वाह वाह वाह। मगर उसके बाद जो हालात चेंज हुए जी, लोगों को जैसा जैसा मालूम होते गया, लोग जुड़ते गए जी जी, काम करने के लिए भी जुड़ते गए और पैसे देने के लिए भी जुड़ते गए जी। और आगे बढ़ते बढ़ते अब देखिए 20 साल में आज हमारा बजट 10 करोड़ पे पहुंच गया है। पब्लिक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 6-7 करोड़ रुपए फैमिली के होंगे शायद जी, मगर पब्लिक कंट्रीब्यूशन अहम है। जी हाँ जी। और वो 10 करोड़ तक पहुंचना, जी, लोगों को हमारे ऊपर एतमाद करना, ये बहुत अल्लाह का एहसान है जी कि हम पर लोगों का एतमाद आया जी। लोग बग़ैर कोई सवाल जवाब नहीं करता जी। मैं डोनर्स को 90% डोनर्स को जानता भी नहीं हूँ जी, ना शायद कभी मिला हूँ या मिला है तो भी वो हमारा डोनर है नहीं मालूम। जी जी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये ज़कात हमारा एफर्ट्स तो मामूली चीज़ है जी, मगर अल्लाह चाहे तो कहाँ तक ले जा सकता जी, वो अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। जी जी। हमारा पूरा थ्रस्ट एजुकेशन पर ही था जी। शुरू हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के बच्चों को जी 1,000-1,500 रुपये एक बच्चे को स्कॉलरशिप देते थे जी। उसमें सिस्टम भी पक्का नहीं था इन्वेस्टिगेशन का, कुछ हद तक कर लेते थे जी, जितना हो सका जी। तो एक दिन 500-500 ख़वातीन अपने अपने बच्चों को लेके आते थे उनको स्कॉलरशिप के लिए जी जी जी। 1,000 रुपये भी शायद उस ज़माने में बड़ी रकम थी जी। तो वैसा बढ़ते गया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हमारे को अप्रोच हुए, साहब हम आपकी इमदाद से अब हम इंटर पास हो गए हैं जी, हमारे को यहाँ एडमिशन मिल सकता है, वहाँ एडमिशन मिल सकता है। कुछ लोग बोले कि हमारे को इंजीनियरिंग में भी मिल सकता है जी। तो हम ये ताजुब करने गए, तालीम मामूली लेवल पे शुरू करना और ये लोग आके फिर वापस हमारे सामने खड़े हो जाना जी कि साहब हमारे को इंजीनियर में ये एंट्रेंस रैंक आया है, हमारे को फला जगह मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, मुकफ़ हमजा कॉलेज में मिल जाएगा। हम बोले ये क्या है, तो हम एक मीटिंग करें, ये तो बड़ी रकम होती है जी। एक को फ़ीस देना, उस ज़माने में 22,000 रुपये इंजीनियरिंग की फ़ीस थी जी। तो 22,000 रुपये एक को दे देना या 22 बच्चों को देना, वो बड़ा मसला चला। तो बहरहाल ये डिसाइड किया गया देख कुछ ये बच्चों को भी देंगे, कुछ स्कूल के बच्चों को भी देंगे जी। मगर वो लेवल बढ़ते बढ़ते एक साल में मैं समझता हूँ 100 बच्चों को दिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे थे जी जी। वो जाके तो खैर 20 साल के बाद, आज से 3 साल पहले 28,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, जिस पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए। अब चूंकि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप प्रोफेशनल कोर्सेज में पूरी मिलती है जी, वो हम बिल्कुल कम कर दिए उसमें जी, प्रोफेशनल कोर्सेज में देना बच्चों के पैसे जी। तो अल्लाह का फजल है। देखिए साफ बात तो ये है कि ये हमारे 20 साल के तजुर्बे में खुला बताता हूँ जी। आपको गुर्बत से निकलना है जी और आगे बढ़ना है, तरक्की करने का है जी। ये ज़िल्लत से जो हम मुसलमान गुजारते हैं जी, मुफलिसी में जी, उसका एक ही जवाब है कि तालीम होना जी जी। तालीम इतनी अहम चीज़ है कि आप सब छोड़ के अगर तालीम को पकड़ लें पूरे मुसलमान जी, पढ़ाने में भी जी, सपोर्ट करने में भी, ये वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे जी। आपको अंदाज़ा नहीं है, पब्लिक को भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है जी कि हमारे सपोर्ट से और अब गवर्नमेंट के सपोर्ट से
ये हज़ारों इंजीनियर्स हर साल निकल रहे हैं कामयाब हो। बेशक बेशक बेशक। कैस भाई, मैं आपसे, और आपने कुछ बातों का भी सरसरी तौर पर जिक्र किया, उनके ताल्लुक़ से मैं जो है बड़े मखसूस तरीक़े से भी जो है पूछूंगा आपसे, लेकिन आपकी बताए हुए जवाब में जिस तरह की शुरुआत की उसमें दो सवाल बड़े अहम उभर कर आए। एक तो ये कि आप लोगों ने ख़ुद की फैमिली के फ़ंड से ही जो है ज़कात देना शुरू किया और उस ज़कात को तालीमी अग़राज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो तकरीबन 5 साल तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। तो जब आप फैमिली कहते हैं तो मतलब ख़ानदान के और दीगर जो है लोग और लोगों से मुराद है आपकी। तो एक तो वो बात हुई। दूसरे ये कि आपने पहले साल शुरू की, अब शुरुआत की तकरीबन 11 लाख रुपये से जी, लेकिन पब्लिक कंट्रीब्यूशन आपको मिलते मिलते 5 साल लग गए और 5 साल बाद भी आपको मिला तो क्या मिला, 1,65,000। तो मतलब ये कि फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए कितना फुकदान है शऊर में, लोगों के शऊर में, और कितना वक्त लगता है उनको कितनी किसी सिचुएशन को के बारे में रियलाइज़ करने के लिए। ये बड़ा आया सा जो है सबूत है इस बात का कि जो है खुदा की पनाह कितना वो हुआ। मुझे एक वक्त की एक बात याद आ जाती है कि एक वक्त ये शहर में फसादात का बड़ा बाजार गर्म था, सब तरफ बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, गरीब घरों में खाना नहीं था, और वो तो हम कुछ लोग जो है फिर के चंदा जमा किए, तो सुबह से शाम हो गई तो 13,000 रुपये जमा किए हम। लेकिन इत्तेफाक से 1-2 दिन के अंदर कुछ अखबार में अनाउंसमेंट आया कि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छा होगा, YMCA आइए। तो हम YMCA गए और वहाँ पर इत्तेफाक से उस वक्त सिर्फ मैं अकेला ही शायद मुसलमान था, और सब ने, जब बहुत सारा पैसा आया था जो बांटा जाना था, या बहुत सारा अनाज आया था जो बांटा जाना था, तो उस वक्त ये हुआ कि जो है सब लोगों ने पूछा कि अच्छा ये साहब आए, इनसे पूछते हैं कि अनाज कहाँ बांटा जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि इतने सारे अनासिर मौजूद हैं जो काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते, लेकिन उनसे काम लेना भी जो है आता नहीं हम लोगों को, कि हम प्रॉपर तरीके से उनसे वो नहीं ले सके, उनसे वो इमदाद नहीं ले सके। अब जब ऐसे इदारे की मैं इसी वजह से आपसे यहाँ पर मिलने का मकसद भी ये है कि इन इदारा जात के बारे में, बिलखुसूस आपके इदारे के बारे में अवाम में वो जागरण आए, वो उस तरह की जो है अवेयरनेस आए कि लोग जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हों और दूर लोगों के काम आएँ। तो मैं अपने सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि माशाअल्लाह तकरीबन 62 स्कूल चलाते हैं आप जी, उसमें से कुछ अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स भी हैं, तकरीबन 16,000 बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके बारे में तफसील से बताइए कि ये स्कूल्स कहाँ कहाँ हैं, किस लेवल तक हैं, और क्या क्या पढ़ाई होती है। देखिए 1993 में जो हमारा सब में इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसका मैं आप जिक्र नहीं किया, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक स्कूल्स जी, प्राइमरी स्कूल्स एट विलेज लेवल, ऐसे देहात में जहाँ पर कोई स्कूल अवेलेबल नहीं था। जी जी। हमारे एक दोस्त थे शफ़ी उस्मान साहब, आप भी जानते हैं उनको जी। शफ़ी उस्मान साहब बताए कि गयास भाई मैं 29 स्कूल्स चलाता हूँ जी जी, ज़हीराबाद एरिया में। जी। मैं बोला ज़रा बताइए डिटेल्स क्या है, तो डिटेल्स लाए थे जी। तो बोले फ़लाँ रकम इस पर इतनी खर्च होती है, इतने बच्चे हैं उसके अंदर। मैं बोला शफ़ी उस्मान साहब मैं मशकूर रहूँगा अगर आप ये स्कीम हमारे को हैंड ओवर कर दें। खूब खूब जी। तो बोले ठीक है ले लीजिए, मैं दूसरी जगह इस्टेब्लिश कर लूँगा या कुछ और काम कर लूँगा जी। तो वो स्कीम लेके चले थे हम जी। 29 स्कूल्स थे उनके जी कंट्रोल में, वो टेक ओवर करे, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आए जी जी, और प्रोफेशनली कुछ हद तक चलाने की कोशिश उसी ज़माने में हुई जी, कि इसके इंस्पेक्टर्स हो, जाके स्कूल्स को मॉनिटर करें जी जी जी, और इनके बुक्स का इंतज़ाम हो, यूनिफॉर्म्स का इंतज़ाम हो। खूब। रमज़ान का महीना आया तो ये बच्चों को इफ्तार देने लगे बाद में। इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 62 स्कूल्स का उर्दू मीडियम था। अच्छा, अभी भी उर्दू मीडियम है जी। इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है? इंग्लिश भी। हम गवर्नमेंट की स्कीम में 4 क्लास के बाद इंग्लिश इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। हम चाह रहे थे कि ये लोग ज़रा बेहतर इंग्लिश इम्प्रूव करें जी, तो सेकंड से ही हम इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिए थे ये स्कूल। जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो कहाँ हैं ये आपके पास? ये उस ज़माने में जो थे ज़हीराबाद में थे, 29 स्कूल्स में। जी हाँ। आज ज़हीराबाद में 29 हैं, बोधन में 23 स्कूल्स हैं जी जी,
और आपके महबूब नगर में जी 11 स्कूल हैं जी। आदिलाबाद में भी हैं गलबन? आदिलाबाद में 3 ही स्कूल हैं। अब हम एडिशनल स्कूल्स को आपको बताऊंगा बाद में, जो है एडिशनल स्कूल्स में हम मॉनिटर करने के लिए इंटरेस्ट से दाखिल हुए हैं जी। तो इस तरीके से 62 स्कूल्स हमारे हैं जी। और सब में सक्सेसफुल प्रोग्राम उर्दू मीडियम स्कूल्स का है। आपको ताजुब होगा सुन के जी कि जितना एंथुजियाज्म जी बच्चों को पेरेंट्स भिजाने का है जी, क्योंकि मुस्लिम मैनेज स्कूल्स हैं जी, एक बात जी। दूसरी बात पूरे ख़वातीन टीचर्स हैं इसमें जी जी। उसकी वजह से अपने ग्रोन अप लड़कियों को भी ये लोग भिजाने लगे जी। और हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक क्लास भी ऐड करने लगे। जी। पहले 5वीं तक थे, फिर 6ठी 7वीं ऐड करे। आज 22 स्कूल हैं इसमें से जो 10th तक पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। जी हाँ जी जी। और तकरीबन 1000 बच्चे 10th का एग्ज़ाम देते हैं जी। ख़ास बात ये बताऊंगा जी कि इसमें 72% लड़कियां पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। तालीम में निस्वां बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं प्रूवन बात बोलता हूँ जी जी कि अगर आप एक बच्ची को जो माँ बनने वाली है जी जी तो उसको 10वीं तक पढ़ा दो, वो अपने बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज तक पढ़ाएंगी। वाह वाह। आने वाले जनरेशन में, उसके बाद के जनरेशन में। जी जी जी। ये कोई इसमें डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। जी जी। तो ये हम थ्रस्ट बनाए कि गर्ल्स एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी। लोग बोलते हैं लड़कियों को पढ़ा के क्या करते हैं, ये चूल्हा वूल्हा जी जला लेती हैं बाद में चल के, वो बात सही नहीं है। जी जी। वो बाद में चल के घर का काम कर लें शादी के बाद, वो बात दूसरी है जी। मगर मदर लिटरेट हो जी तो ये बहुत दूर लेके जाने वाली बात है। इसीलिए हम ये प्रोग्राम को आने वाले सालों में, आइंदा साल से ही, ये साल भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए है, वो बताऊंगा डिटेल्स आपको मैं। जी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उर्दू मीडियम से लोग बोलते हैं इससे क्या हासिल होता है, ये बिल्कुल गलत लोग दिमाग में से निकालना चाहिए। जी। जो मदर टंग में अब पढ़ते हैं अपनी, जी, उनको बड़ी आसानी होती है पढ़ने के लिए, चाहे हिस्ट्री रहो, ज्योग्राफी रहो या केमिस्ट्री रहो। जी। वर्ड्स कुछ नए उनके आ जाते हैं मगर मदर टंग में इजीएस्ट वे टू एजुकेट। जी। ये हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हैं और जा चुके हैं। जी। हमारे स्कूल के कई ऐसे उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं। जी। कोई बीएड कर लिया, कोई बीएससी कर लिया, एक आध दो मेडिसिन में भी गए। जी। बाद में वो मीडियम चेंज किए, इंटर में आते मीडियम चेंज करे। बताए, हम पूछते थे कि भाई बेटा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तुम अब एकदम इंग्लिश मीडियम में आए। नहीं सर, सिर्फ 2 महीने हमारे को प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद से हम समझने लग गए अंग्रेज़ी भी, हम अब कोप अप कर सक रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जी गैस भाई, गैस भाई, मैंने ख़ुद देखा है अपनी आँखों से कि जिन तलबा को आपने जो है उनके शुरुआती दौर में जो है माली एआनत की आपके ट्रस्ट ने उन लोगों की, वो लोग पढ़ लिख कर काबिल बन के इस पोजीशन पर पहुँचे कि ना सिर्फ ये कि अच्छे ओहदों पर पहुँचे, बल्कि उन ओहदों पर पहुँचने के बाद वापस आए आपके पास और आकर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ वापस देना चाहा। सही बात है, बिल्कुल सही। इसके बड़े सेटिस्फैक्शन की बात थी यकीनन, क्योंकि हम इनसे डिक्लेरेशन तो लेते थे बाबा जी, आइंदा जाने के बाद जब आप कमाने लगेंगे तो आपकी ज़कात में से हमको देना, ये पैसे वापस करने की बात नहीं करते थे। जी जी। आपकी ज़कात जब निकलेंगी तो उसमें से आके पैसे आप वापस ट्रस्ट को देना, ताकि लॉन्ग रन में ट्रस्ट ये बच्चों की स्कॉलरशिप से ही चलता रहे। जी। मगर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। साल में 2-4 लोग अभी भी आते हैं। जी। 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये भी देते हैं बस। जी। और वो ताज्जुब भी होता है, वो फर्स्ट क्लास कपड़े वपड़े पहन के आ रहे हैं। जी। तो हम बोलते भाई कौन है आप? नहीं साहब, कोई आपका पुराना स्टूडेंट है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। तो वो तो ऑलवेज डोर इज़ ओपन फॉर देम। जी जी। तो साहब मैं जो है आपके पास करीमनगर का हूँ, मैं ये हालत थी, मेरे बाबा जी भी नहीं थे, मेरे वालदा घरों में काम करती थी, आप हेल्प करें, मैं इंजीनियर बन गया या MBA कर लिया, MCA कर लिया जी, और अब मैं फलां बड़ी कंपनी में नौकर हूँ। वाह। फिर आपके वालदा कहाँ है? तो नहीं साहब, वो मेरे साथ अब हैदराबाद में फ्लैट में रहते हैं। माशाअल्लाह। जी। मैं बोला आपकी तो झोपड़ी थी। जियो साहब, मैं एक कमरे वाली झोपड़ी में रहता था। जी जी। जिसमें लाइट भी नहीं थी उस ज़माने में। जी जी। और अब मेरे पास फ्लैट है। जी जी। कितने बेडरूम का फ्लैट है? वो तो नहीं साहब, फिलहाल 2 बेडरूम लिया हूँ, 3 बेडरूम लेने की तैयारी में। क्या बात, क्या बात।
वैसे एक बड़ा अच्छा तजुर्बा हुआ था आपके साथ उस वक्त जब हम गए थे स्कॉलरशिप्स बांटने के लिए आपके साथ करनूल। वो सारा काफिला जाता है आपका हर साल हर शहर को जहाँ पर ये स्कॉलरशिप दी जाती, तो मुझे भी आपने बैठा दिया कि भाई देखिए इनको स्क्रूटनाइज कीजिए, मॉनिटर कीजिए आप ये चीज़ों को। तो मैं देख ही रहा था, उधर देखा मैंने कतार में एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इंटरमीडिएट की कतार में ये छोटी, तो मैंने गौर किया तो पता चला वो छोटी लड़की नहीं है, कम कद वाली लड़की है, इंतहाई कम कद वाली लड़की है। तो उसको तो मैंने इशारे से जल्दी बुला लिया और बुला के मैंने पूछा कि बेटा कितने मार्क्स आए इंटरमीडिएट में? तो बड़े अच्छे फिगर्स बताए उसने। मैं बोला बेटा क्या करते हैं डैडी आपके? नहीं है। मैं बोला अच्छा मम्मी क्या करती हैं? वो स्वीपर हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा बेटा इंटरमीडिएट करके बीए करके या इंटरमीडिएट करके ग्रेजुएशन करके क्या करोगी? आईएएस। इतनी रवानी से उसने आईएएस कहा कि मेरे दिल को यकीन हो गया कि वो यकीनन जो है करेगी कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। और माशाल्लाह ऐसे बहुत से लोग फिर देखने को मिले जो है किसी ना किसी तरह से जो है हेल हैं। अल्लाह करे कि वो आईएएस की हो, अल्लाह करे कि वो कामयाब हुई भी हो। तो ये बताइए गैस भाई कि इस तरह के अब तक कुल मिलाकर लगभग कितने लोग हो गए होंगे जिनको आप लोगों ने वो किया, और अब जो शायद ग्रेजुएशन करके अच्छी नौकरियों से लग गए होंगे, एक तखमीना? 2.25 लाख लोग हैं मेरे अंदाजे से जो अपने कोर्सेज कंप्लीट करके माशाल्लाह जी अपने अपने प्रोफेशन में लगे हैं। उसमें इंजीनियरिंग में है तकरीबन 900 लड़के लड़कियां एमबीबीएस करे हैं ट्रस्ट की हेल्प से। क्या कहने 900 बड़ी बात है। 900 हमको भी सोचे तो जब फिगर्स कंपाइल करे हम पूरा डाटा एंट्री करके तो फिगर इतना आया। हम बोले देखते देखते क्या हो सकता है पढ़ाई के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ मैं आपको। इरशाद। मैं अमेरिका गया था जी 1.5 साल पहले जी, और वहाँ पर वेरियस प्रोग्राम्स रखे थे। हमारा नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उसके लिए लोगों से पैसे मांगने के लिए गया जी जी। तो मैं 19 मुकामात पे गया। 19 में से तकरीबन 7 मुकामात पर जी खुद से स्टूडेंट्स मालूम हुआ कि मैं आया हूँ तो आके हमारे से मिले। वाह जी। तो पहले स्टूडेंट का साबिक़ा ऐसा पड़ा शिकागो में जी। वो जाके हमारे एक दोस्त हैं राशिद अली खां शिकागो में जी, उनके पास जाके पूछा साहब गयासुद्दीन बाबू खां साहब आए हुए हैं जी। वो इत्तेफाक से वो निकल रहे थे मीटिंग अटेंड करने के। जी जी। बोले आप कौन है? नहीं साहब मैं उनका स्टूडेंट, उनके स्कॉलरशिप से पढ़ा हूँ। तो तू यहाँ कैसा आ गया? उनकी ज़बान ने पूछा। जी। नहीं साहब मैं बहुत मज़े में हूँ यहाँ आके, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ साहब, आप लेके जाइए। तो मुझे बिठा के लेके आए, गाड़ी से फ़ोन करी, ये तुम्हारा कोई स्टूडेंट है बोल रहा है तुम्हारे से मिलना। मैं बोला लाइए मिलेंगे उससे। जी। वहाँ जाके तो साहब आप पहचाने में वरंगल का फला फला हूँ। वाह 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 वाह। और बहुत गुर्बत में था साहब मैं। जी। आप मेरे को हेल्प करिए। मैं यहाँ तक आ गया और बहुत मज़े में वो कुछ बताया, डॉलर्स में हिसाब करके मेरी इतनी तनख्वाह है जी। और मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी भी है, वो भी यहीं रहती है। जी 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 जी। आप ही मेरा इंटरव्यू लिए थे साहब वरंगल में। अब मुझे मुश्किल था याद रखना कि मैं किससे इंटरव्यू लिया हूँ। जाहिर है। तो फिर वो डोनेट भी किया। मैं बोला तुम्हारी हिस्ट्री टीवी पे आके बताते क्या तुम? ये प्रोग्राम में जी तुम टीवी पे आके तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री बताते क्या, तुम कहाँ तक थे? हाँ ज़रूर बताता हूँ सब, क्यों नहीं बताऊँगा, हकीकत है वो फना है बोल के वो आके खड़े हो गया। तो वो बोला कि मैं MCA MJ कॉलेज से करा। जी जी। मैं वरंगल का हूँ जी। और जब मैं वरंगल में था मेरी शादी हो चुकी थी जी। मैं हैदराबाद मुंतकिल होके क्वालिफाई हुआ तो MCA मुखफ हमजा कॉलेज में किया जी। और रात में ऑटो चलाता था जी जी। फैमिली की इनकम ऑफसेट करने के लिए। जी जी। दिन में कॉलेज को जाता था। जी। कॉलेज की फ़ीस तो साहब दे देते थे, गयासुद्दीन साहब के ट्रस्ट से मिलती थी जी। मगर मेरे को खाने पीने का, फैमिली के 2 बच्चे थे उस ज़माने में मेरे पास जी। तो बड़ी मुश्किल से रात भर ऑटो चला के जी। मैं वो पूरी हिस्ट्री अपनी सब पूरे 500 लोगों के सामने खुले दिल से बोल दिया। लोग बस तकल्लुफ़ करते हैं क्यों उनकी इज्जत निकाल रहे हैं। तो बोला जब वो खुद जब जानते हैं और अपना बैकग्राउंड बोलने तैयार है। बाद लोग बैकग्राउंड पुराना बोलने के वास्ते भूल जाते हैं मगर हकीकत है। याद रखना कि आप अपन क्या हालत, किरदार की बात है कि कोई इस तरह से अपने माजी को भूलता नहीं और बताता भी है लोगों को, ताकि लोगों को तलखीन भी हो, लोगों को समझ भी आए। बहुत खुशी की बात है, बेइंतहा। अल्लाह उनको और कामयाब करे।
एक और किस्सा सुना दूं मैं आपको। अता लॉस एंजलिस में गए तो एक लड़का मेरा फ़ोन नंबर कहीं से मिला उसको जी, बोला साहब आई एम योर स्टूडेंट जी, ज़बरदस्त अमेरिकन इंग्लिश बात कर रहा था जी जी, तो बोला तो व्हाट इज़ योर नेम सो एंड सो सर जी सर आई वांट टू कम एंड सी यू आई बिलीव यू हैव योर फंड रेजिंग फंक्शन दिस इवनिंग जी, यू आर वेलकम व्हाई डोंट यू कम। तो आया वो सूट बूट में आया जी जी, तो मैं ताजुब करा ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ दिख रहा है, क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, साहब आई एम ए डॉक्टर क्वालिफाइड सर्जन या कुछ बताया वो मुझे। जी जी, आई हैव डिड मास्टर्स इन सर्जरी। तो बहरहाल मैं बताया और मैं बोला आर यू प्रिपेयर टू टॉक ऑन द माइक, व्हाई नॉट सर, डेफिनेटली आई विल टॉक। जी जी, तो पूरी हिस्ट्री सुनाया, कैसा आया, हमसे कब मदद लिया था, क्या है। जब मैं बाहर आके दरवाजे के बाहर निकल के ओपन जगह पार्किंग लॉट में आया तो मेरे को इशारे से बताए देखिए ये गाड़ी में आया है, ये नई मर्सिडीज, काली मर्सिडीज खड़ी हुई है, इन्हें ये गाड़ी में आया है। जी जी, मैं बोला मेरे को साहब आई एम डूइंग एक्सीडिंगली वेल, माशाल्लाह, $5,000 डोनेशन दिया, मेरे को याद है वो। जी जी जी, ऐसे कुछ तजुर्बा तो मुझे भी है, मैंने ख़ुद भी देखा है कि आपके ज़कात ट्रस्ट से जो तालीमी अगराज के लिए जो एड जाती है वो बिलखुसूस मुसलमान बच्चों को तो जाती है, लेकिन कुछ गैर मुस्लिम बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो भी मुस्तफ़ीद होते हैं आपके ट्रस्ट से। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की क्या तादाद होती, क्या परसेंटेज होता होगा? ये 3 से 4%। 3 से 4% तो कम से कम नॉन मुस्लिम्स को मिल ही जाती है। जी अच्छा, हमारे स्कूल्स में भी नॉन मुस्लिम्स पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में खुसूसन। जी अच्छा, ये एज ए पॉलिसी हम देते हैं। जी जी जी, बाद लोगों को शुरू एतराज़ था जी जी कि अपने कोई कम पढ़ते हैं देते हैं, मगर इन स्पाइट ऑफ दैट जी जी जी, उनकी किस्मत का होता होगा तो उन्हें मिलता होगा, किस्मत का ही नहीं, एज ए पॉलिसी हम देते रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे गियासुद्दीन बाबू खान साहब से। आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं एक नए सवालात का सिलसिला शुरू करने के लिए गियासुद्दीन बाबू खान साहब से।